मुगल साम्राज्य का पतन का कारण, पहला कारण था औरंगजेब की नीतियाँ। औरंगजेब की जो नीतियाँ थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। असहिष्णु दूसरे धर्मों के प्रति उसकी नीति जो थी वो अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब की निःशक्त उत्तराधिकारी का में विवाद होना, आपस में उसके जो लड़के थे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे उत्तराधिकार के लिए, जिसकी वो भी एक पतन का कारण बना। दरबार में गुटबंदी होना, बड़े बड़े जो लोग जो थे वो आपस में गुटबंदी करते थे, इनकी शक्तियों को अपने पास रखना चाहते थे, जिसकी वजह से भी गुटबंदी बनती गई और स्थिति खराब होती गई, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनता है आगे चल के। मराठों का उत्थान हो जाए, देखिए जब किसी भी राष्ट्र में जब दो शक्तियां अगर खड़ी होंगी तो एक शक्ति कमज़ोर होगी तभी दूसरी शक्ति मजबूत होगी। वही कारण था कि मुगल साम्राज्य में जब गुटबंदी होने लगी, उससे उत्तराधिकारी जो थे वो अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से मराठों की शक्ति में वृद्धि हो गई। और वो उत्तर भारत से लगाई, उत्तर पश्चिम में भी आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये देखिएगा आंध्र प्रदेश और बंगाल तक भी इनकी शक्तियाँ लगातार बढ़ती गई। अवध प्रांत तक इनकी शक्तियाँ लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन होने के भी एक और कारण था। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होना, ये विदेशी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होना भी एक सबसे बड़ी समस्या थी। उत्तर भारत में इनका आक्रमण एक काफ़ी प्रभावशाली था, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य के पतन का एक और कारण था। यूरोप वासियों का आगमन होना, अब देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद देखिएगा कि आप पहले से ही 16वीं शताब्दी को और से ही तमाम जो विदेशी कंपनियां थीं, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे अंग्रेज हो, तो ये तमाम लोग आते थे व्यापार के लिए, और यहाँ पे राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उनकी लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि केंद्र की कोई सत्ता नहीं थी। और छोटी मोटी जो क्षेत्रीय दल भी थे, क्षेत्रीय शासक भी थे, वो सामना नहीं कर पाते थे, वो आपस में उलझे रहते थे, जिसकी लाभ उठा के जो विदेशी यूरोपीय लोग कंपनियां थी वो फ़ायदा उठाती गई। आगे देखिएगा सब ये आपस में बट गए लोग। उत्तराधिकारी मुगल सम्राट, अब देखिए कि उत्तराधिकारी मुगल सम्राट की जरूरत है। पहला 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके पुत्रों में युद्ध हुआ। मोहम्मद मुअज्जम उसका लड़का था बड़ा, मोहम्मद आजम दूती, कामबख्श में उत्तराधिकारी, ये तीनों जो थे उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम के में विजय हुआ। मोहम्मद मुअज्जम ने 18 जून 1707 में जजाओं के स्थान पर मोहम्मद आजम को हराया। 13 जनवरी 1709 में हैदराबाद के समीप कामबख्श को हराकर उसको वहीं पर मार डाला, अपने भाई को ही खत्म कर दिया। 1707 में मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। ये देखिए जो 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद एक भाई को तो ख़त्म कर दिया, एक भाई को हरा दिया, और मोहम्मद मुअज्जम जो था वही शाह आलम प्रथम के नाम से आगे जाना गया, वही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया और सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम जो था वो शाह आलम प्रथम के भी नाम से जाना था, जो 1707 से 1712 वर्षों तक ये शासन किया। इसने उपाधि धारण की शाह ए बेखबर खफी खान द्वारा। शाह ए बेखबर की उपाधि धारण की, ये कई बार पूछता है कि शाह ए बेखबर की उपाधि किसने धारण की, तो बहादुर शाह प्रथम ने धारण की। कितना सन के बीच ये शासन किया था, तो 1707 से 1712 बीच के 12 के बीच में 5 वर्षों तक इसने शासन किया था। ठीक है, ये याद कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 63 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था, शांतिप्रिय नीति अपनाई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शांतिप्रिय की नीति किस मुगल शासक ने अपनाया था, तो बहादुर शाह प्रथम ने अपनाया था। इसने 1689 में मुगलों की कैद में रह रहे शिवाजी के जो पुत्र थे साहू जी को मुक्त कर दिया और मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिया। ठीक है, काफ़ी अच्छा काम किया। इसके समय में सिख नेता जो बंदा बहादुर 1710 में सरहिंद को जीत लिया था। 1710 ईस्वी में बंदा बहादुर ने, सिख जो नेता थे, इन्होंने सरहिंद को मुगलों से जीत लिया था, परंतु मात्र साल भर के बाद ही मुगलों ने पूरा सरहिंद को जीत लिया। इसके दरबार में 1711 में एक डच शिष्टमंडल आया। इसके स्वागत में एक पुर्तगाली जो स्त्री थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इस पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को, उसका नाम था, को बीबी ऑफ फिदवा की उपाधि दी गई थी। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस पुर्तगाली स्त्री को बीबी ऑफ फिदवा की उपाधि दी गई थी, तो जूलियाना को दिया गया था, जो कि एक पुर्तगाली स्त्री थी। बहादुर शाह प्रथम के लिए सर सिडनी ओरल का कथन था, उसने कहा था सिडनी ओरल ने कि बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 27 फरवरी 1712 ईस्वी में हो गई। एक बार फिर उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया था। उत्तराधिकार के लिए युद्ध के कारण बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफनाया नहीं गया था। अब देखिए कि बहादुर शाह जफर प्रथम के मरने के बाद उसके जो बेटे थे उनमें उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ, जिसकी वजह से उनके जो पार्थिव शरीर थी उसको 1 महीना तक वैसे ही रखा गया था। उत्तराधिकार का युद्ध। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उल शान, रफ़ी उल शान और जहान शाह के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। ठीक है। ईरानी दल के नेता थे ईरानी दल के उस समय के नेता थे जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदार शाह को सम्राट बना दिया गया, और जहांदार शाह को सम्राट जब बना दिया गया तो जुल्फ़िकार खान को प्रधानमंत्री वजीर बना दिया गया था। ठीक है। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक साल भर के लिए बने थे। इनका वास्तविक शासक इसके प्रधानमंत्री वजीर जुल्फ़िकार खां के हाथ में था। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय हिंद सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मिर्जा की उपाधि दी। इसने मरवाड़ के राजा के अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया, इसे महाराजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है। देखते हैं जहांदार शाह के समय जजिया के कर समाप्त कर दिया गया। अब देखिए जहांदार शाह जब था 1200 या 1712 से 1713 मात्र साल भर रहा, लेकिन इसने क्या किया, जजिया जो कर था उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है। जो लंबे समय से चला आ रहा था जजिया कर। जहांदार शाह लाल कुंवरी नामक वेश्या से प्रेम करता था। जो जहांदार शाह जो शासक था वो लाल कुंवरी नामक एक वेश्या थी जिससे वो प्रेम करता था। जहांदार शाह ने मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार प्रदान किया, परंतु इसकी वसूली मुगल अधिकारी करते थे। अब देखिए जहांदार शाह जो था वो मराठों को दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के लिए अधिकार तो दिया, परंतु वसूली मुगल अधिकारी ही करते थे। ठीक है। इस सम्राट को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो जहांदार शाह को कहा जाता है। ठीक है। फर्रुखसियार के सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 ईस्वी में सम्राट को पराजित कर दिया गया। फर्रुखसियार ने सैयद बंधु की सहायता से 11 फरवरी 1713 में सम्राट को पराजित कर दिया। खफी खान का कथन है कि नया शासन काल चरणों और गायकों, नर्तकों और नाटक कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। फर्रुखसियार जो था वो 1713 से 1719 तक ये शासन किया। यह मुगल दरबार के हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से सिंहासन पर बैठा। इसने अब्दुल्ला खां को प्रधानमंत्री वजीर का पद दिया। हुसैन अली को मीर बख्शी नियुक्त किया। हुसैन अली जो थे उनको मीर बख्शी का नियुक्त किया था। फर्रुखसियार द्वारा अब्दुल्ला खां को दी गई उपाधि नवाब कुतुब उल मुल्क यमीन उद्दौला सैयद अब्दुल्ला खान बहादुर जफर जंग सिपहसालार एवं यार ए वफादार की उपाधि दी गई थी। हुसैन अली को दी गई उपाधियाँ
उमादतुल मुल्क, अमीर उमरा, बहादुर फिरोज जंग, सिपा सलार। ये तमाम एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। सिख नेता बंदा बहादुर की फ़र्रुखसियार के समय हत्या कर दी गई। अब देखिए जो सिख जो नेता थे, जो बंदा बहादुर, ठीक है, उनको फ़र्रुखसियार के समय उनकी हत्या कर दी गई थी। जबकि आगे देखिए कि वो एक क्षेत्र भी जीते थे और 1710 में, फिर 1711 में उसे वापस ले लिया गया था। फिर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फ़र्रुखसियार की हत्या कर दी। अब देखिए सैयद जो बंधु थे, उन लोगों ने पेशवा के, जो मराठा पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ, उनकी सहायता से फ़र्रुखसियार की हत्या कर दी। फ़र्रुखसियार को घृणित कायर कहा जाता है। रफ़ी उल दरजात 28 फरवरी 4 जून 1719। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट था। यह भी सैयद बंधु की सहायता से सिंहासन पर बैठा था, रफ़ी उल दरजात। ठीक है, सबसे कम समय तक शासन किया था। मात्र 28 फरवरी को बैठा और 4 जून तक था, कुछ महीने तक था, और 1719 में इसको हटा दिया गया। ये सैयद बंधुओं की सहायता से ये बैठा था, रफ़ी उल दरजात। अब इसके बाद रफ़ी उल दौला को बैठाया गया था 6 जून 17 सितंबर तक इसको बैठाया गया था। ये भी कुछ महीनों तक बैठा था। यह भी सैयद बंधु की सहायता से सिंहासन पर बैठा। इसने शाहजहाँ दूती की उपाधि धारण की। इसने शाहजहाँ दूती की उपाधि धारण की थी। ठीक है। मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर 1719 से 1748 से काफ़ी लंबे समय तक ये शासन किया था। लगभग तभी भी 29 वर्षों तक ये शासन किया था मोहम्मद शाह, जिसका नाम रोशन अख्तर भी था। रोशन अख्तर ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया। इसके काल में सैयद बंधु का अंत हुआ। 1722 में हत्या करवा दिया। इसके समय में नासिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम शासक था। इसके समय में बंगाल, अवध और हैदराबाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। इसी के शासनकाल में बंगाल, अवध और हैदराबाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुआ था। ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन पूछता भी है कि किस शासन के काल में बंगाल, अवध और हैदराबाद की स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। तो मोहम्मद शाह रोशन अख्तर के कार्यकाल में, जो 1719 से 1748 तक शासन किया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण 1748 में किया। देखिए नादिर शाह आक्रमण कब किया था? नादिर शाह इससे पहले मात्र 1739 में आक्रमण किया और 1748 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली नासिर शाह का उत्तराधिकारी था। नासिर शाह का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली, जो आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि ईरान से संबंधित था। नादिर शाह ये फारस का शासक था। ठीक है, ये मूलतः फारस का शासक था। नादिर शाह जो था तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद 1736 ईस्वी में फारस का शासक बना था। नादिर शाह ने 11 जून 1738 में गजनी में प्रवेश किया और काबुल के शासक नादिर खां को बिना प्रतिरोध अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार
29 जून को नादिर शाह को काबुल पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने अटक के उत्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। 27 फरवरी 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और करनाल का युद्ध हुआ। ठीक है, 1739 में करनाल का भी युद्ध हुआ था। इसको देख लेते हैं कि करनाल का युद्ध क्या क्या था, किनके किसके बीच में लड़ा गया था। करनाल का युद्ध कई बार पूछा है। मुगल सम्राट नादिर शाह को रोकने के लिए निजामुल उल कमरुद्दीन खान के दौरान सआदत खान के साथ पंजाब की ओर आगे बढ़ा। अब देखिए कि मुगल सम्राट नादिर शाह को रोकने के लिए निजामुल कमरुद्दीन खान के दौरान सआदत खान के साथ पंजाब की ओर आगे बढ़ा। मुगल सेना न तो युद्ध के लिए तैयार थी। अब देखिए मुगल सेना इतनी मतलब टूट चुकी थी, इतनी ख़त्म हो चुकी थी कि वो युद्ध के लिए तैयार तक नहीं हो रही थी। मुगल सेना युद्ध के लिए भी तैयार नहीं थी, युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, न ही कोई रणनीति थी इनकी, क्योंकि कोई केंद्र की सत्ता नहीं थी, कोई प्रशासन वो नहीं था कि वह युद्ध के लिए तैयार हो। इस कारण यह युद्ध मात्र 3 घंटे चला। खान दौरान युद्ध में मारा गया। अब देखिए कि सआदत खान जो था वो 3 घंटे में ही मार दिया गया, युद्ध के दौरान भी मार दिया गया। अब वहीं पर सआदत खान को बंदी बना लिया गया। निजाम मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाते हुए नादिर शाह को 50 लाख रुपए देना तय किया। और देखिए निजाम मुल्क ने शांति दूत की भूमिका निभाते हुए नादिर शाह को कहा कि भाई तुम ये 50 लाख रुपए लो और छोड़ो, हटाओ, यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझौता कर लिया। सआदत खान के स्थान पर निजाम मुल्क को मीर बख्शी बनाए जाने के कारण सआदत खान को नादिर शाह से जा मिला। अब देखिए सआदत खान के स्थान पर अब किसको, निजाम मुल्क को मीर बख्शी बनाए जाने के कारण सआदत खान नादिर शाह से जाके मिल लिया। उसे दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रलोभन दिया। अब देखिए जब इसको बना दिया गया, निजाम मुल्क को मीर बख्शी जब बना दिया गया, तब ये मीर सआदत जो खान थे अब ये अकेले पड़ गए थे। ये फिर चले गए किसके पास, ये चले गए नादिर शाह के पास और नादिर शाह से जाके मिले और कहे कि भाई तुम भारत पे आक्रमण करो। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उनको प्रलोभन दिया। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। अब देखिए किसके बुलाने पे आया था, सआदत खान के बुलाने पे नादिर शाह दिल्ली आया और दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश। अब नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश कब करते हैं, 20 मार्च 1739 को वह दिल्ली पहुंचा, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने नाम से सिक्के जारी किए। अब देखिए नादिर शाह आता है 20 मार्च 1739 ईस्वी को, वो दिल्ली पहुंचता है और अपने नाम पर खुतबा पढ़वाता है और अपने नाम पे सिक्के जारी करवाता है। दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। अब देखिए दिल्ली में पूरा ये अफवाह फैला दिया गया कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। इस वजह से दिल्ली में नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए गए। यही कारण था जिसके वजह से नादिर शाह के अफवाह के वजह से 700 उनके सैनिकों को मार दिया गया। इसे क्रोधित होकर नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया, जिससे कि 30,000 व्यक्ति हताहत हुए। मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर नादिर शाह ने आज्ञा वापस ली। अब देखिए उसने जब अफवाह की वजह से जब उसके 700 सैनिक जब मार दिए गए नादिर शाह के, तो उसने क्रोधित होकर क्या किया, कत्लेआम करने का हुक्म दे दिया, जिससे कि भारत में लगभग 30,000 लोग मारे गए। मोहम्मद शाह की प्रार्थना के बाद, जो धर्मगुरु हुआ करते थे, उनके आज्ञा के बाद नादिर शाह ने अपना आज्ञा जो था वापस लिया। अब नादिर शाह की वापसी। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह ने अपने साथ 30 करोड़ नगद और सोना चांदी हीरे जवाहरात के अतिरिक्त 100 हाथी
7,000 घोड़े, 100 हिजड़े, 10,000 ऊँट, 130 लेखपाल, 200 लोहार, 100 पत्थर तराशा और 200 बढ़ई लेकर गए। बताओ, इतना लेके नादिर शाह वापस लौटते हुए गया और 30 करोड़ रुपए भी नकद ले गया, सोना चांदी हीरा जवाहरात अतिरिक्त 100 हाथी भी लेके गया, साथ में 7,000 घोड़ा भी लेके गया, 100 हिजड़े भी लेके गए, 10,000 ऊँट भी लेके गया, 130 लेपकाल भी लेके गया, 200 लोहार भी लेके गया, 100 पत्थर भी लेके गए, तराशा ले गया, तराशा हुआ, 100 बढ़ई भी लेके गए। नादिर शाहजहाँ द्वारा बनाए गए तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और साथ में कोहिनूर हीरा को भी अपने साथ लेके गया। अब देखिए, नादिर जो शाह था वो कोहिनूर हीरा भी लेके गया। कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि कोहिनूर हीरा किस शासक ने ले गया था, तो ये कोहिनूर हीरा को नादिर शाह लेके गया था, जो कि शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। ठीक है। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र जो था नसरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। अब देखिए, मुगल सम्राट जो अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, नादिर शाह के जो पुत्र था नसरुल्लाह की मिर्जा से अपनी पुत्री की शादी कर दिया। कश्मीर और सिंध नदी के पश्चिमी प्रदेश नादिर शाह को मिल गया। अब शादी के बाद से क्या हुआ कि कश्मीर के जो सिंध नदी के जो पश्चिम प्रदेश का जो क्षेत्र है वो नादिर शाह को दे दिया गया। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। अब देखिए कि मोहम्मद शाह के ने को दिल्ली का पुनः सम्राट घोषित कर दिया गया। खुतबा पढ़ने, सिक्के चलाने का अधिकार लौटा दिए। अब इनको पुनः अपना खुतबा पढ़वाने और उनको सिक्के चलाने का अधिकार उनको फिर वापस मिल गया। अब देखिए, सम्राट अहमद शाह 1748 से 1754, जो कि नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली, तो 1748 से 1764 तक ये शासन किया। ये मोहम्मद शाह का पुत्र था जो ऊधम बाई नर्तकी के गर्भ से जन्मा था। ऊधम बाई एक नर्तकी थी जिसके गर्भ से ये जन्मा था सम्राट अहमद शाह। ठीक है, जो मोहम्मद शाह का पुत्र था। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। अब देखिए, सॉरी, ये अहमद शाह दूसरे हैं और ये अहमद शाह अब्दाली जो कि नादिर शाह के उत्तराधिकारी था, ये भारत में आक्रमण करता है। इसने अपने प्रिय हिजड़े के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। एक कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो 7 बार आक्रमण किया था। किस सन में किया था, तो ये भी याद रखिए कि 1748 में इसने आक्रमण किया था और 7 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली। किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो सम्राट अहमद शाह के शासनकाल में किया था। ठीक है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 ईस्वी तक ये शासन किए। आलमगीर, इनका नाम अलीमुद्दीन था। यह अपने वजीर इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। ठीक है, कठपुतली शासक था। 1757 में दिल्ली में से वापस लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट बना दिया। अब देखिए, आलमगीर जो द्वितीय थे उनके 1754 से 1758 तक ये सम्राट बने थे। इनको किसने बनाया था, अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दिए गए जाने के बाद, अब देखिए नादिर शाह जो था उसकी हत्या कर दी गई 1747 ईस्वी में। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। अब्दाली ने शीघ्र ही काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखी। जो आज के वर्तमान में जो अफगान है उसकी नींव किसने रखी थी, अहमद शाह अब्दाली ने रखी थी। उसकी हत्या करने के बाद वो स्वतंत्र शासक बन गया था और अब अब्दाली ने शीघ्र ही काबुल को जीत लिया और आधुनिक अफगान का
राज्य की नींव रखी। अब्दाली ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। ये फिर आ रहा कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 7 बार आक्रमण किया था। ठीक है। 1748 ईस्वी में अब्दाली का पहला आक्रमण पंजाब पर था, जो कि असफल रहा। अब देखिए कि 1748 ईस्वी में पहली बार अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, और जो कि पंजाब पर आक्रमण किया था, जो कि पूर्णतः असफल रहा। 1749 में पंजाब पर पुनः आक्रमण कर पंजाब गवर्नर मोइनुल मुल्क को परास्त कर दिया। और दूसरी बार जब आक्रमण किया पंजाब पर, तो वहाँ के जो गवर्नर थे उस समय के, मोइनुल मुल्क को परास्त कर दिया था। 1752 में पंजाब पर तीसरी बार आक्रमण किया। सम्राट ने अब्दाली को पंजाब और सिंध को प्रदेश दे दिया। जो उस समय के जो सम्राट थे, उन्होंने क्या किया कि अब्दाली को पंजाब और सिंध का जो प्रदेश था उसको दे दिया। ठीक है। जनवरी 1757 में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया। 1757 में उसी तरह 1757 के समय में ही अंग्रेजों में और सिराजुद्दौला के बीच में बंगाल में युद्ध हुआ, जिसको प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी समय अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया और मथुरा आगरा को लूटपाट की, पूरा तरह से लूटा आगरा को और मथुरा को लूटा। और वहाँ से वापस लौटते समय अब्दाली ने आलमगीर दूती को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर, अकेला को सरदार, नजीमुद्दौला को मीर बख्शी को अपना मुख्य एजेंडा बनाया था। ठीक है। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और मराठों की हार हुई, जिसमें अब देखिए कि जो पानीपत की जो तीसरी युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। इस 1761 ईस्वी में लड़ा गया था में लड़ा गया। और हम आगे बताएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था, कौन विजयी हुआ, तो हम उसको विस्तार में आगे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि यहाँ पे कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई थी। पानीपत के युद्ध के बाद से अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और निजामुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। ठीक है। मीर बख्शी एक पद होता था जिसको निजामुद्दौला को नियुक्त किया अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। सवाल ये भी कई बार पूछता है कि जो पानीपत की जो तृतीय युद्ध हुआ था, उस तृतीय युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, इसको याद रखिए, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक रहे। इसको ध्यान रखिए कि बस इसमें ज़्यादा उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी 1759 से 1806 ईस्वी तक रहे। शाह आलम द्वितीय की हत्या के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट बना। आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद से शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट बना। शाह आलम द्वितीय के नाम अली जोहर था। इसके समय में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है। शाह आलम जो द्वितीय था, जो मुगल सम्राट था, उसी के कार्यकाल में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। ठीक है। 1761 ईस्वी में बक्सर का युद्ध भी होता 1764 ईस्वी में, जबकि सुजाउद्दौला, बक्सर की जो युद्ध होता है उसमें सुराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों संयुक्त रूप से मिल के अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है
और ये तय हो जाता है कि अगला जो भारत में जो शासन करने वाले होंगे वो मूलतः अंग्रेज होंगे। पूरी तरीके से रास्ता साफ हो जाती है। कुछ समय तक मराठा भी लड़ते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे मराठों की भी शक्ति धीरे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसी में इलाहाबाद की संधि उंधि भी होता है। बक्सर के युद्ध में शाह आलम दूती ने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। वही बात है कि मीर कासिम और शाह आलम दूती और सिराजुद्दौला जो अवध प्रांत का जो शासक था, ये तीनों मिल के लड़े थे, जिसमें इनकी अंग्रेजों से हार हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम को पेंशन भोगी बना दिया था। 1772 ईस्वी में मराठा संरक्षण में शाह आलम दूती को पुनः सिंहासन पर बैठाया गया। मराठा संरक्षण में शाह आलम दूती को पुनः सिंहासन पर बैठाया गया था। ठीक है, 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने शाह आलम को सिंहासन से उतार दिया और 10 अगस्त 1788 को शाह आलम की आंखें निकालवा कर अंधा बना दिया। अब देखिए कि गुलाम कादिर जो था शासक था, वो शाह आलम को 1788 ईस्वी को उन्हें गद्दी से हटा दिया, उनकी आंखें निकलवा दी थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि शाह आलम दूती की आंखें किसने निकलवाई थी? गुलाम कादिर ने निकलवाई थी। किस सन में निकलवाई थी? तो 10 अगस्त 1788 ईस्वी को निकलवाई थी। अक्टूबर 1788 में महादजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से अधिकार कर लिया। अब देखिए, सम्राट की ओर से अधिकार कर लिया था पुनः महादजी सिंधिया, जो कि आज जो ज्योतिराव सिंधिया हैं उन्हीं के खानदान से संबंधित जो थे लोग। 1803 में अंग्रेजी सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया और शाह आलम दूती को अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। अब देखिए, 1803 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति लेक दौलत राव सिंधिया को पराजित किया और शाह आलम दूती ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मुगल सम्राट अब पेंशन भोगी बन गया। शाह आलम दूती ने अंधे शासक के रूप में राज किया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अंधे शासक के रूप में किसने काम शासन किया? तो शाह आलम दूती ने किया था। किसने किया था? शाह आलम दूती ने अंधे के रूप में शासन किया था। अब आता अकबर शाह दूती, जो कि 1806 से 1837 ईस्वी तक उसने शासन किया। इसको भी देख लेते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कि 1806 में शाह आलम दूती की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर शाह दूती शासक बना और अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला यह प्रथम शासक था। अब देखिए, ये अकबर शाह दूती जो था वो अंग्रेजों के संरक्षण में ही बैठाने पे ही गद्दी पर बैठा था। नामात्र का बस शासक था। यह अंग्रेजों की पेंशन पर शासन करने वाला शासक था। अंग्रेज पेंशन देते थे, फिर भी वो शासक बना बैठा था, बस नामात्र का शासक था। अकबर दूती ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर दूती ने दिया था। किसने दिया था? अकबर दूती ने राजा राम मोहन राय को, जो कि सती प्रथा के विरोध में और भी कुछ सामाजिक सुधार कार्यक्रम में काम किए थे, जो कि काफ़ी विद्वान इंसान थे, वो अकबर दूती ने उनके राजा की उपाधि प्रदान की थी एवं पेंशन हेतु ब्रिटेन भेजा था। पेंशन हेतु उनको पेंशन देता था और फिर उनको ब्रिटेन भेजा था। इसके शासनकाल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए। अब देखिए, अकबर दूती था, उसी के काल में सिक्के बंद हो गए थे। जो मुगलों के जो सिक्का चलता था वो बंद हो गया था। 1837 में अकबर दूती की मृत्यु हो गई। 1837 में अकबर दूती की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। बहादुर शाह दूती। बहादुर शाह दूती, जो जफर के नाम से भी जाना जाता था, 1837 से 1857 ईस्वी तक ये शासन किया। बहादुर शाह दूती अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, बहादुर शाह दूती जो था अंतिम मुगल शासक था, जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें इसको नेतृत्व करने के लिए सैनिकों ने वो किया था कि आप हमारे
जो सैनिक विद्रोह है उसका नेतृत्व करिए, जबकि बहादुर शाह दूती जो था ये नेतृत्व करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी बाद में इसने माना, जिसके बाद में इसको अंग्रेज़ों ने इसको रंगून भेज दिया था, नेपाल भेज दिया था। इनके जो बच्चे थे दोनों, उनको हत्या कर दिए थे, सर काट दिए थे। बहादुर शाह दूती अंतिम मुगल शासक था। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मुगलों का अंतिम शासक कौन था, तो मुगल सम्राट था तो बहादुर शाह दूती था, जो नाम मात्र का था, जिसको अंतिम समय में इसको लाल किला में रखा गया था। बाद में इसको निष्कासित कर दिया, इसको नेपाल भेज दिया गया था। जफर इसका उपनाम था। यह जफर नाम से कविता और शायरी लिखता था। ठीक है। यह अंग्रेज़ों को पेंशन पे शासन करता था। अंग्रेज पेंशन देते थे, उसके बाद ये शासन करता था और उसकी कोई वो शक्ति नहीं थी। 1897 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने मुगल शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण अंग्रेज़ों ने मोहम्मद शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया था। वही हमने जो पहले बता दिया उसी। रंगून में अपने निर्वासित काल के दौरान बहादुर शाह जफर ने अपनी प्रसिद्ध कविता एक लिखी थी। कविता क्या था कि न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका, मैं वो बूझता हुआ चिराग हूँ। लिखी 1862 ईस्वी में लिखी, मृत्यु हो गई। 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र से कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अब देखिए कि 1858 ईस्वी में 1857 की क्रांति हुई और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया